संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर, बीएड सेकेंड ईयर, अधिगम हेतु निर्धारण, असेसमेंट फॉर लर्निंग पार्ट 1। क्वेश्चन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? महत्व, व्याख्या, विशेषता बताएं और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, समझाएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। एक डॉक्टर दवाई का जो मूल्यांकन करता है ना, उसका मरीजों पर प्रभाव देखकर करता है। इसी तरह से देखा जाए तो शिक्षा का जो महत्व है, जो उद्देश्य है, यह बालक के सर्वांगीण विकास से है। इसलिए मूल्यांकन में इन बातों के बारे में निर्णय लिया जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, तरीका कितना प्रभावी रहा, अधिगम अनुभव यानी सीखना कितना प्रभावी रहा। मूल्यांकन के बारे में 3 प्रमुख बिंदु हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली। मूल्यांकन से वांछित परिवर्तन हुए या नहीं, यह पता चलता है। यानी हम जो सिखाना चाहते थे वह बच्चा सीखा या नहीं। और इस मूल्यांकन से ये पता चलता है कि बच्चे में परिवर्तन की दिशा और स्तर क्या है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के उद्देश्य स्पष्ट करें और मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान को लिखें। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? जांच करना कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक या कितना ज्ञान ग्रहण किया है। बच्चे की कठिनाई, विफलता, सफलता जो भी है उनके बारे में पता लगाना। मूल्यांकन से उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हमको सहायता मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब बच्चों की खामियों को, त्रुटियों को, कमजोरियों को दूर करना। छात्रों के उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर वर्गीकरण भी मूल्यांकन के आधार पर होता है। सीखने की प्रक्रिया प्रभावी बनती है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। बच्चे के साथ ही शिक्षक की भी कौशल और सफलता, उसका मापन किया जा सकता है। विद्यालय की सारी गतिविधियों को एक अंक दे सकते हैं, एक रेटिंग दे सकते हैं। विद्यार्थी की कठिनाइयों का निदान भी कर सकते हैं। उस अध्ययन की प्रभावशीलता का पता चल सकता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों को संक्षेप में लिखें। तो एक तो यह शैक्षणिक उद्देश्य जो है उनका निर्धारण करता है। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन, यानी बच्चे ने पहले से लेकर अब तक कितना सीखा, यह पता लगाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है और इस मूल्यांकन से किसी और विधि से भी जो इस मूल्यांकन से परिणाम प्राप्त हुए हैं उनको तुलना करके प्रमाणित किया जा सकता है। मूल्यांकन के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसका गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है ताकि अधिगम यानी सीखने की सफलता के बारे में पता चले। नेक्स्ट, मूल्यांकन तकनीकों की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहली तो विशेषता है, यह पता चलता है कि बच्चे ने कोर्स में से कितनी बातें सीखी है या किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। मूल्यांकन हमेशा वैयक्तिक होता है, यानी हर एक विद्यार्थी के बारे में अलग अलग आइडिया लग जाता है। मूल्यांकन अनवरत यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के पीछे हमारा दृष्टिकोण सुधारवादी होता है ताकि बच्चे की खामी का पता लगा करके उसे दूर किया जा सके। मूल्यांकन लचीला भी होता है, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा पता लग जाता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें से कौन सी विधि अनुपयुक्त है यानी काम की नहीं है। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है और विद्यार्थी के जो प्रगति है उसका परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का सच्चाई सामने लाती है। नेक्स्ट, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। यह प्रश्न खुद शिक्षक को बनाने चाहिए।
प्रश्न जो उसकी पाठ्य पुस्तक या विषय सामग्री है उस पर आधारित हो। प्रश्न ऐसा हो कि उसका उत्तर निर्धारित समय में दिया जा सके। वह प्रश्न उस बच्चे की जो कक्षा है उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, मतलब उस स्तर से ज़्यादा कठिन नहीं और ज़्यादा सरल भी नहीं। प्रश्न बच्चे की जो योग्यता है, उसकी रुचि है, उनको ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। साथ ही उत्तर स्पष्ट निकलता हो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। और एक समय में एक प्रश्न में एक ही तथ्य यानी एक ही उत्तर पूछना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट, मापन के कार्य का विस्तृत रूप में उल्लेख करें। तो मापन से क्या होगा? सबसे पहले मापन यानी बच्चे की जो मूल्यांकन किया गया है और उसमें उसकी क्या स्थिति है, उसकी जो भी उसने गुण हासिल करे हैं, जो प्रगति करी है, उसको परिमाण में बदलना पड़ता है मापन के अंतर्गत। तो मापन से भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा किस विषय में एक्सपर्ट है, उसे भविष्य में कौन सा विषय और कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। मापन से ही दो या अधिक बच्चों की आपस में तुलना हो जाती है। मापन के आधार पर बच्चों को सलाह दी जा सकती है कि वो कौन सा विषय लेवे और किस कैरियर को चुने। मापन से बच्चे में अगर कोई कमजोरी है किसी विषय में तो उसका निदान यानी पता लगाया जा सकता है, और पता लगा लिया तो उसे उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जा सकता है। मापन से जो भी तथ्य यानी आंकड़े प्राप्त होते हैं, इसका अनुसंधान में यानी रिसर्च में उपयोग होता है। नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? तो निदान जो है वह अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है रोग के संबंध में निर्णय लेना। तो चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर पता लगा लेता है, अंदाज लगा लेता है और उस हिसाब से इलाज शुरू करता है। उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र की किसी विषय विशेष में जो पिछड़ापन है, कमजोरी है, उसको पता कर लेता है, उसकी कठिनाई को, और उस उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसे दूर करने के प्रयास करता है। नेक्स्ट, वैधता क्या है? यदि कोई परीक्षण है कक्षा 8वीं या 9वीं के लिए बनाया गया हो तो वह 6ठी या 7वीं कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यानी वैधता से मतलब है कि कोई मापन करें या कोई परीक्षा ली जाए तो जिस वस्तु, घटना या कक्षा के लिए उसका निर्माण किया गया है वह उसी को मापे, किसी अन्य को नहीं। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता से क्या अर्थ है? तो अगर अलग एक ही कॉपी को अलग अलग परीक्षक जांचे या एक ही प्रश्न को अलग अलग परीक्षक जांच करे तो भी प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आवे, इस तरह के परीक्षण को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहेंगे। नेक्स्ट, विश्वसनीयता क्या है? तो विश्वसनीयता का क्षेत्र व्यापक होता है और इसके मूल्यांकन में सटीकता होती है। एक ही समूह और एक ही तरह का परीक्षण अगर अलग अलग समय में लिया जाए तो भी प्राप्तांक लगभग समान होते हैं। इसी को विश्वसनीयता माना जाता है। इसमें शुद्धता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्षेत्र बताइए। तो मुख्य पक्ष है कि मूल्यांकन में एक तो ज्ञान, अवबोध, सूचना, कुशलताएं, बच्चे की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, बुद्धि, बच्चे की योग्यता के बारे में पता करना, रुचियाँ, उसकी हॉबी पता लगाना, छात्र में क्या कमजोरी रही है उन त्रुटियों को पता लगाना, विद्यार्थी के शारीरिक इत्यादि स्वास्थ्य के बारे में पता करना, ये सब मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण एक तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कोई पक्षपात संभव नहीं हो, मानकीकृत होना चाहिए। अब परीक्षण यानी परीक्षा, तो इसमें विद्यार्थी के जो विशेषताएं हैं उनका मात्रात्मक यानी कितना और गुणात्मक मतलब किस तरह का, यह अध्ययन किया जाता है। अब कौन सी विशेषता? कोई भी योग्यता है, उसकी कोई क्षमता है, उसकी रुचि है, उसके व्यक्तित्व है, इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन
परीक्षणों के प्रकार बताओ। अब जो परीक्षाएं ली जाती है, उपलब्धि परीक्षण होता है, नैदानिक परीक्षण होता है। परीक्षाएं मौखिक, लिखित, प्रायोगिक हर तरह की हो सकती हैं। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन को स्पष्ट करें। तो आकलन मतलब होता है असेसमेंट, है ना, और रचनात्मक मतलब क्रिएटिव। अब देख लीजिए, इसको कई जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो विद्यार्थी को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका दैनिक जीवन में वो बच्चा प्रयोग करने में सक्षम है या नहीं है, या कितना कर पाता है, इसका मूल्यांकन रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे बच्चे को गणित पढ़ा दी, किलोग्राम और ग्राम वगैरह, और सब्जी या वस्तु खरीदने भेजा और वह उनको तौल से संबंधित किलोग्राम ग्राम में अंतर या ये नहीं कर पाया, मतलब उसका रचनात्मक आकलन में और सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट, योगात्मक आकलन को स्पष्ट कीजिए। तो योगात्मक में नाम ही है योग करना, समेशन, है ना। इसका मतलब है कि विद्यार्थी के जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सबको शामिल करना, उन सबका योग करना और उसके आधार पर बच्चे के स्तर ज्ञात करना। इसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक आकलन को स्पष्ट कीजिए। ये जो CCE होता है यह है। सतत का मतलब क्या हो गया, निरंतर, लगातार, और व्यापक मतलब क्या हो गया, विस्तृत की, जिसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ दूसरी सारी गतिविधियां भी शामिल हो जाए। अब इसमें ये जो CCE है यह शिक्षा और आकलन दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी पढ़ाया भी जा रहा है और रोज़ रोज़ उस पढ़ाई और संबंधित सारी चीज़ों में बच्चे की क्या प्रगति है उसको भी नोट किया जाता है। नेक्स्ट, सतत आकलन का महत्व बताइए। तो सतत आकलन का महत्व है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विभिन्न पक्षों का अधिकतम विकास हो। अब विभिन्न पक्ष क्या होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसकी हॉबी, ये सब चीज़ें, और इस तरह से हम शिक्षा का जो लक्ष्य है सर्वांगीण विकास वह हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सतत आकलन से बच्चा परीक्षा की जो उसके मन में डर बैठा है उससे वो निश्चिंत रहेगा। अब इसके अंतर्गत विद्यार्थी की रुचि, शिक्षा का स्तर, शिक्षा से उसको कितना लाभ मिला है या मिल सकता है, इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, व्यापक आकलन क्या है। नाम में ये व्यापक मतलब लंबा चौड़ा सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो, और आकलन मतलब असेसमेंट करना उसका। तो व्यापक आकलन में उसके वैयक्तिक गुण, उसके सामाजिक सद्गुण, यानी दूसरे लोगों के साथ या समुदाय में वो कितने अच्छे से रहता है, जैसे नैतिकता, समाज सेवा, नियमितता, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं भी इसमें आती है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, उसकी अभिरुचि और उसकी अभिवृत्ति, वो दोनों भी शामिल है। नेक्स्ट, श्रेणीकरण से आप क्या समझते हैं। तो स्कूल में जो परीक्षाएं होती है लिखित या मौखिक, उसमें उसको अंक दिए जाते हैं, फिर उस अंक के आधार पर अपन जानते हैं कि 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न, इस तरह से श्रेणीकरण किया जाता है। यह श्रेणीकरण है। नेक्स्ट, श्रेणीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके कार्य बताइए। तो श्रेणीकरण, जो विद्यार्थी है वो उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, वह कितना ज्ञान का उपयोग कर सकता है, उस गुणवत्ता को बताते हैं। अब इससे विद्यार्थियों की तुलना भी आपस में की जा सकती है। अब श्रेणी यानी ग्रेड के कार्य है कि विद्यार्थी का जो स्कूल में उसने जो उपलब्धियां हासिल करी है उसके या जीवन के क्षेत्र में, तो उसका आभास लग जाता है। बच्चे के विकास का स्थायी रिकॉर्ड पता चलता है। अब उस बच्चे को अगली कक्षा में उसकी कक्षोन्नति करना, मतलब पास करके बड़ी कक्षा में भेजना, उसके लिए भी आधार मिल जाता है। और बच्चे की सर्वांगीण विकास में अगर कोई खामी हो रही है तो उसके सुधार का भी हमें सुझाव मिल जाता है। अब ये जो अभी बताई गई है, ये जो कार्य है, यही सारे ग्रेड प्रणाली के लाभ भी हैं। नेक्स्ट, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें श्रम, समय, साधन, धन ये ज़्यादा खर्च नहीं होता है।
मापन से तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं होता क्योंकि मापन में केवल अंक प्रदान होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सार्थक भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है मापन से, और किसी विद्यार्थी के बारे में स्पष्ट विचार भी नहीं बताए जा सकते हैं कि ये किस तरह का है या भविष्य में यह क्या बनेगा। इस मापन में केवल संख्यात्मक आंकड़े ही हमारे सामने आते हैं। मापन एक प्राचीन अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकार पर टिप्पणी लिखें। तो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, यानी इससे ये पता लग जाता है कि बच्चा हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से कितना जानता है, पूर्व ज्ञान का पता लगाना। दूसरा विकासात्मक प्रश्न होता है, यानी जैसे जैसे पाठ आगे पढ़ाते जाते हैं तो उसमें से बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चे की रुचि भी बनी रहती है। तीसरा है बोधगम्य प्रश्न, यानी उस पाठ या उस अध्याय को समझने में बच्चों को कितनी सफलता मिली है। चौथा होता है तुलनात्मक प्रश्न। इससे ये पता लगता है कि बच्चा दो अलग अलग बातों के बीच अंतर करना या तुलना करना सीखा है या नहीं। परिभाषा वाले प्रश्न भी होते हैं। आलोचनात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, ये सभी प्रश्नों के प्रकार हैं। नेक्स्ट, संरचनावादी प्रतिमान में आकलन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आकलन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि का विकास करना, मतलब वह अपनी सूझ या अपनी समझ से समस्याओं का हल कर सके। अगला उद्देश्य कि ज्ञान को अर्जित कर सके, और समेकित ज्ञान मतलब ज्ञान के विविध पहलू में एक्सपर्ट हो जाए। ऐसा नहीं खाली गणित विषय में ही एक्सपर्ट है, गणित के साथ विज्ञान है, संगीत है, अन्य विषय में भी उसको समेकित सबका मिला जुला ज्ञान प्राप्त हो। और कोई भी बाहरी ज्ञान जो अगर वो ले रहा है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से वो ज्ञान ले रहा है, तो उसे आधा अधूरा नहीं लेकर के पूरी तरह से समझ करके ग्रहण करे। और अगला जो उद्देश्य है कि जो ज्ञान उसे मिला है उसका सार्थक उपयोग करे, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों ने एमएससी फिजिक्स कर ली होती है और अपने घर का अगर फ्यूज उड़ जाए तो तार ही नहीं बदल पाते हैं। नेक्स्ट, आकलन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व बताएं। तो आकलन असेसमेंट शब्द से बना है। इसमें आकलन कब होगा? पहले मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के बाद ही आकलन संभव होगा। और आकलन का कार्य क्या है? हमें ये पता लग जाए कि हर विद्यार्थी की अपनी अलग अलग शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे पूरा करना। अब यही सब चीज़ें उद्देश्य के साथ ही आवश्यकता और महत्व में भी शामिल हो सकती। कुछ और पॉइंट देख लीजिए कि क्या है उद्देश्य और महत्व। आकलन के आधार पर ही जो हमारे सामने आंकड़े आते हैं, सरकारी नीतियों को उस हिसाब से विकसित किया जाता है, बनाया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के बारे में पता लग जाता है। अब अधिगम प्रक्रिया को सरल कैसे बनाएं और उपयोगी कैसे बनाएं, यह भी पता चलता है। अधिगम सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, कि सीखने के लिए कौन कौन सी सूचनाएं जरूरी है। शिक्षण अधिगम की भी व्यवस्था की जा सकती है। समावेशन अर्थात उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो विद्यार्थी के अंदर होती है और स्कूल में ये समस्या उत्पन्न करता है, जैसे अनुशासनहीनता आदि। प्लस अच्छे आकलन की वजह से विद्यार्थी की मतलब अनुशासनहीनता को दूर करके उसके इस तरह से मोटिवेट करते हैं, उसके व्यवहार को ऐसे सुधारते हैं कि उसे स्कूल से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और वो विद्यालय में शामिल रहे, बना रहे। जो भी त्रुटियां है विद्यार्थी में या फिर आकलन में या फिर पढ़ाई में, कोर्स में, उनको ठीक करने का प्रयास होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी का समग्र यानी उसके संपूर्ण पक्षों का आकलन करना। ऐसा भी नहीं है कि कोई विद्यार्थी एक विषय में कमज़ोर है तो बिल्कुल ही नाकारा हो गया, उसकी अच्छाइयों का भी पता लगाया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण की प्रक्रिया का भी विकास किया जाता है कि ऐसा विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि है, जिसको अलग से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, वह भी इसका उद्देश्य है। और अधिगम को समसामयिक बनाना, यानी अभी लेटेस्ट क्या फैक्ट चल रहे हैं, नई रिसर्च क्या हुई है, उनको भी शामिल कराते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है
उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार आकलन का एक और उद्देश्य है छात्रों का समग्र विकास। नेक्स्ट, सतत आकलन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस सतत आकलन में पता लगाया जाना चाहिए, ये कहलाता है क्षेत्र। तो देख लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी की अभिरुचि, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि, उसने क्या गलतियाँ की है, बच्चे में क्या खास विशिष्ट योग्यता है, बच्चे में मौलिकता या सृजनात्मकता क्रिएटिविटी क्या है उसकी, वह परिवार के हिसाब से वह उसकी रुचियाँ क्या है, और अब अलग से व्यक्तिगत रूप से उसकी रुचि क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ज्ञान के प्रति उसका कितना नॉलेज है या क्या उसमें जिज्ञासा है, बोध ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद उस चीज़ को समझना, ये कहलाता बोध। और आखिरी में आता अनुप्रयोग, कि जो प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में कितना उपयोग कर पाता है। यह सभी सतत आकलन के क्षेत्र में आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, बीएड द्वितीय वर्ष, अधिगम हेतु निर्धारण। क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब इसकी पहली विशेषता है व्यापक प्रक्रिया, यानी इसमें विद्यार्थी की सारी गतिविधियों का असेसमेंट आकलन होता है। सहभागी प्रक्रिया है ये, इसमें शिक्षक और छात्र मिल करके कार्य करते हैं। तीसरा इसकी विशेषता है उद्देश्यपूर्ण होता है। चौथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। और पांचवा यह थोड़ा रुचिपूर्ण होता है। छठा सरल एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। सातवां मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आठवां अधिगम के लिए आकलन में पृष्ठपोषण यानी फीडबैक होता रहता है। और नौवां शिक्षण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम के साथ हो रहा है इसलिए यह अधिगम प्रक्रिया भी इसी में शामिल है। इस प्रकार ये आकलन, अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, अधिगम के लिए आकलन, इसके प्रमुख उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व का वर्णन करो। पहला, इससे छात्रों में जागरूकता का विकास होता है, छात्रों में, दूसरा अभिभावकों में और तीसरा शिक्षकों में। इन तीनों में जागरूकता का विकास होता है। विद्यार्थी की जो भी गतिविधियां, जो उन्नति है, प्रगति है, उसकी समीक्षा हो जाती है कि वो किस फील्ड में कमज़ोर है, किस में होशियार है। साथ ही शिक्षकों की भी जो प्रदर्शन है उसकी भी समीक्षा हो जाती है कि शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है या क्या उसे अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, क्या उसे शिक्षण के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करने की ज़रूरत है। इस तरह से अधिगम प्रक्रिया का भी विकास होता है। इस आकलन के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, किस हिस्से में कितना सुधार करना है, यह भी पता चल जाता है। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सुधार के लिए जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अधिगम के लिए आकलन यानी सीखने का जो असेसमेंट होता है उसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला है प्रभावी फीडबैक यानी पृष्ठपोषण, कि समय समय पर शिक्षक विद्यार्थी को उसकी सराहना करे, उसको खामियां बतावे, उसका सुधारने के तरीके बताए तो शिक्षण बहुत प्रभावी हो जाता है। छात्र सहभागिता का सिद्धांत, शिक्षण समायोजन का सिद्धांत, यानी अगर कोई गतिविधि, पढ़ाने का कोई तरीका अगर उचित साबित नहीं हुआ, लाभप्रद साबित नहीं हुआ तो उसमें कुछ रोचक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। आत्मसम्मान पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी को अगर लगता है कि कोई चीज़ वो सीखता जा रहा है तो वह आगे और सीखने के लिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इससे अधिगम प्रभावी हो जाता है। विकास का भी सिद्धांत है और सुधार का भी सिद्धांत है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में समय के साथ साथ सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थी अभिप्रेरित होता है। सृजन का भी सिद्धांत है और आत्मसंतोष का सिद्धांत है कि जब शिक्षक आकलन करता है और उसे लगता है कि विद्यार्थियों ने अच्छे से सीखा है या विद्यार्थी को लग रहा है कि आकलन में उसकी स्थिति अच्छी है तो दोनों का आत्मसंतोष बढ़ता है।
नेक्स्ट, मुख्य मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के मुख्य उपकरण, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी। मूल्यांकन की विभिन्न युक्तियाँ, यहाँ पर युक्तियाँ और उपकरण लगभग एक ही है। उनके लाभ बताइए, गुण और सीमाओं की विवेचना कीजिए। इस तरह से कोई प्रश्न आवे तो उसका उत्तर है कि जो मूल्यांकन का जो तरीका वगैरह जो भी है, पहला है शिक्षक द्वारा निर्मित परख पत्र यानी प्रश्न पत्र। यह हर पाठ के समाप्ति पर होता है तो उसको इकाई परख पत्र कहेंगे। समय समय पर जो टेस्ट होते रहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उन्हें सामयिक जांच पत्र या परख पत्र कहेंगे। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा होती है। दूसरा जो उपकरण है, छात्र स्वमूल्यांकन विधियाँ। इसमें बच्चे खुद ही अपना असेसमेंट कर लेते हैं। फिर तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत दो विधियाँ आती है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत मतलब जिनमें बिंदुवार, अंकवार, एक रैंक वाइज मापन किया जाता है। जैसे बुद्धि परीक्षण में अपन जानते हैं IQ 90 से ऊपर हो तो वो अच्छा माना जाता है, इस तरह से। फिर आता है अभिरुचि परीक्षण। इससे ये पता लगता है कि बच्चे को किस फील्ड में भेजा जाना उचित रहेगा। व्यक्तित्व परीक्षण, इसको वाइवा वॉइस या इंटरव्यू वगैरह में हम मान सकते हैं। और इसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ही दूसरा प्रकार है अप्रमापीकृत विधियाँ। इसमें व्यक्तिवृत्त अध्ययन यानी वो उसका आत्मकथा समझ सकते हैं हम, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सामयिक जांच। यहाँ पर सामयिक जांच में मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, व्यवहारिक ये विधियाँ भी शामिल हैं। अब मूल्यांकन की कुछ विधियाँ, तकनीक, इनके बारे में और आगे देख लीजिए कि निरीक्षण या अवलोकन, इसका अर्थ होता है किसी का ध्यानपूर्वक देख करके उसके गुणों का पता लगाना, जैसे विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, कौशल। साक्षात्कार, उसमें उसके आंतरिक गुण, उनके बारे में पता किया जाता है। चेक लिस्ट, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में बच्चों को 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से उनकी ग्रेडिंग, उनकी मार्किंग, उनको कैटेगराइज किया जाता है। संचित अभिलेख में बच्चों की जो डायरिया होती है, शिक्षकों के द्वारा जो दैनिक जो मार्कशीट या जो असेसमेंट के जो वर्क बुक वगैरह होती है, उससे उनकी सारी डिटेल, पुरानी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। नेक्स्ट, इसी में अगला है सामयिक जांच पत्र, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। इन सारी चीज़ों को, ये सब हमारे उपकरण हैं आकलन के। नेक्स्ट, गृह कार्य के उद्देश्य बताइए। खाली समय का सदुपयोग करना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और गृह कार्य देने से बच्चा खाली नहीं होगा तो अनुशासनहीनता भी नहीं करेगा। गृह कार्य में स्वाध्याय यानी खुद अपनी मेहनत करके अपने आप से पढ़ने की गुण विकसित होते हैं। सामूहिक क्लास में जो सबको एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है, उसमें जो कमियां रह जाती है, गृह कार्य के माध्यम से सुधार होता है। जब बच्चे घर पर अकेले अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। फिर स्कूल में तो कालांश की बंदिश होती है, घर पर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार और जब चाहे तब किसी विषय को पहले या किसी का बाद में गृह कार्य कर सकता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो अवसर मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट, गृह कार्य का महत्व बताइए। तो महत्व में भी यही सारे पॉइंट आ जाएंगे। अगला है गृह कार्य की हानियाँ बताइए। तो हानि में एक तो मानसिक थकान होती है। अब बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, घर आकर भी गृह कार्य कर रहा है, तो सामाजिक जीवन नहीं जी पाता है। खेल और मनोरंजन के लिए भी उसको समय नहीं मिलता है और कई बार जो गृह कार्य वो दंड के भय से मजबूरी में करता है, जो किसी काम का नहीं रहता है। नेक्स्ट, गृह कार्य के संचालन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिस दिन कक्षा में जो पढ़ाया उसी पर आधारित गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कभी भी सजा के रूप में नहीं देना चाहिए और गृह कार्य केवल लिखाना नहीं होना चाहिए। मौखिक भी कह सकते हैं उसे, क्रियात्मक कि भाई कोई कार्य करके लावे, कुछ उपयोगी प्रोडक्ट या अन्य गतिविधियाँ, निरीक्षणात्मक, हर प्रकार का गृह कार्य होना चाहिए। और गृह कार्य के लिए अलग से विशेष अंक उसे प्रोत्साहन स्वरूप मिलने चाहिए। गृह कार्य करवा लिया और अगर उसका निरीक्षण नहीं करो तो भी कोई मतलब नहीं, मतलब नियमित निरीक्षण करना चाहिए। और जो भी गृह कार्य किया जा रहा है वो सारी एक ही पुस्तिका में होना चाहिए।
नेक्स्ट, स्वयं अवलोकन क्या है? विद्यार्थी जब अपने खुद के कार्य के संबंध में निर्णय लेता है, जांच करता है, आकलन करता है, तो वो कहलाता है स्वयं अवलोकन। इससे विद्यार्थियों में ऊंचे स्तर की जो आत्मविश्वास है या ऊंचे स्तर की जो योग्यता है, कार्य करने की क्षमता, उसका विकास होता है और उसके सीखने में वृद्धि होती है। इस सारी जो स्व मूल्यांकन वाली या स्वयं अवलोकन वाली स्थिति है, उसमें शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शक यानी सुविधा प्रदाता के रूप में सहायता करता है। मुख्य भूमिका विद्यार्थियों की ही रहती है। नेक्स्ट, सहपाठी अवलोकन को स्पष्ट कीजिए। जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्य का, सफलता का मूल्यांकन करता है तो वो कहलाता है सहपाठी अवलोकन। इससे सभी विद्यार्थी एक दूसरे का अवलोकन करेंगे तो उनकी आपस में सहभागिता, मेलजोल बढ़ेगा, आपसी विश्वास में वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी। नेक्स्ट, शिक्षक अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के बारे में अपनी योग्यता और निरीक्षण के आधार पर तथ्य यानी जानकारी इकट्ठा करता है। यह प्रत्यक्ष पद्धति है क्योंकि शिक्षक बच्चे को सीधा जानता है, क्योंकि लिखित जो परीक्षा होती है, बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें बच्चा कहाँ है, परीक्षा पत्र जांचने वाला कहाँ है, दोनों एक दूसरे से कभी मिले हुए नहीं होते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष पद्धति है। यहाँ शिक्षक अगर खुद अवलोकन कर रहा अपने ही विद्यार्थी का तो यह प्रत्यक्ष पद्धति है। इसमें सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है क्योंकि रोज़ाना शिक्षक और विद्यार्थी आपसी संपर्क में रहते हैं, तो हर छोटी बड़ी बात से वो परिचित रहते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति भी मानते हैं। यहाँ पर शिक्षक की अंतर्दृष्टि की भी भूमिका रहती है क्योंकि उसके अंदर एक विशेष एक साथ में रहते हुए एक गुण आ जाता है कि वो विद्यार्थी में उसकी बुराइयों में भी अच्छाई या उसकी खामियों में भी खूबियों को ढूंढ सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक अवलोकन की कठिनाइयाँ या दोष बताइए। शिक्षक का दृष्टिकोण हो सकता है कि शिक्षक का नज़रिया कुछ और हो और विद्यार्थी का नज़रिया कुछ और हो, तो उस वजह से उसमें पक्षपात वाली बात आ जाती है, शंका उत्पन्न हो जाती है, क्रमबद्ध का अभाव रहता है और यह विश्वसनीय नहीं माना जाता है शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट, स्वयं एवं सहपाठी आकलन के लाभ बताइए। तो स्वयं आकलन मतलब विद्यार्थी अपना आकलन, अपना असेसमेंट खुद करे, और सहपाठी आकलन मतलब विद्यार्थी एक दूसरे का आकलन करे। तो इसमें लाभ ये कि समय की बचत होती है, तुरंत फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिल जाती है, तुरंत एक दूसरे को बता देते हैं कि कौन सा काम अच्छा है, किस में खामियां रह गई है और रह गई तो उसको कैसे दूर किया जाए। और जब विद्यार्थी खुद के जो कार्य को फिर से जांचता है या अपने साथियों के कार्य को जांचता है तो उसके कार्य का रिवीजन हो जाता है, उसकी समझ में वृद्धि हो जाती है। जब दूसरे विद्यार्थी का वो जांच करेगा तो तुलना हो जाएगी कि उसका काम मेरे काम से क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, तो इससे खुद विद्यार्थी में भी सुधार आता है। इस तरह से विद्यार्थी परीक्षाओं को सुधार का साधन मानेंगे, सजा की तरह नहीं लेंगे, परीक्षा का भय खत्म हो जाएगा और आपस में एक दूसरे के कार्य जांचने से उनके बीच एक अच्छी समझ, एक अच्छे संबंधों का और वातावरण का अच्छा निर्माण होगा। नेक्स्ट, सहपाठी आकलन का मूल्यांकन की कमियां बताओ। तो विद्यार्थी खुद उतनी शुद्धता से खुद का या अपने साथी का आकलन नहीं कर पाता जितना कि एक शिक्षक करते हैं। विद्यार्थी निष्पक्षता से ग्रेड भी नहीं दे पाते क्योंकि आपस में दोस्त होते हैं, न तो खुद को वो कम देगा न अपने दोस्तों को कम देगा। इस तरह आंकड़े पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट, मौखिक आकलन। तो मौखिक आकलन को स्पष्ट कीजिए। तो मौखिक आकलन में पढ़ने की योग्यता है ना, पढ़ने से मिले ज्ञान, मौखिक प्रश्न के द्वारा जांच, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसमें छात्र के जब व्यक्तिगत गुणों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए मौखिक परीक्षा अच्छी उपयोगी है। नेक्स्ट, प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन का महत्व बताओ। तो प्रायोगिक कार्य करने से यह पता लग जाता है कि विद्यार्थी को सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में प्रायोगिक ज्ञान की क्या स्थिति है, उसमें अगर कोई खामी है तो उसको उपचारात्मक यानी उस खामी को दूर करने के लिए उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। और वैसे भी इस ज़माने में जिसका प्रायोगिक कार्य अच्छा है उसे ही अच्छी नौकरियां मिलती है। शिक्षक भी अपनी रणनीति में सुधार कर सकता है कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा प्रायोगिक कार्य में एक्सपर्ट हो जाए, अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती यानी बच्चा और अच्छे तरीके से क्वालिटी सीखेगा और आवश्यकता अनुसार इसमें तुरंत उसको सुझाव दिया जा सकता है। यहाँ पर
सुधार लाने के लिए अगर देखा जाए तो प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन एक बहुत समर्थ और अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायता अधिगम शिक्षण की सीमाएं बताइए। तो कंप्यूटर की सहायता से अधिगम शिक्षण यानी सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या खामियां हैं, सीमाएं मतलब क्या खामियां हैं। तो एक तो कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, तो अधिक खर्चीली प्रक्रिया है। कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाता है, होने का आशंका रहती है, तो उसमें भी फिर वापस रिपेयर के लिए तकनीकी आदमी मिले नहीं मिले, कितना पैसा मांगे, वो भी समस्या है। आज भी सभी स्कूलों में बिजली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। विद्युत उपकरण होने से कई बार विद्यार्थियों के लिए करंट आदि लगने के हिसाब से हानिकारक भी हो सकता है। जो मानवीय मूल्यों का विकास शिक्षक और विद्यार्थी के पारस्परिक संबंधों से होता है, उसका स्थान कंप्यूटर या कोई भी मशीन नहीं ले सकती है। फिर कंप्यूटर की सहायता से अगर अधिगम शिक्षण यानी बच्चों को पढ़ाया लिखाया सिखाया समझाया जाएगा, तो बच्चों की जो किसी भी भाषा को लिखने पढ़ने और बोलने की आदत छूट जाती है। और लगातार मशीन पर कार्य करने से या मशीन के द्वारा सीखने से ये जो पढ़ाने का कार्य है, सीखने का कार्य है, उबाऊ हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, अभ्यास से क्या समझते हैं, उद्देश्य बताएं। जब एक ही कार्य को इतना बार बार करना, इतना दोहराना, निरंतर करना कि विद्यार्थी उसमें एक्सपर्ट हो जाए, निपुण हो जाए, तो इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो यही है कि उस बच्चे को निपुण करना, एक्सपर्ट करना, उसमें कौशल का विकास करना और उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाना। नेक्स्ट, अभ्यास कार्य का महत्व। तो विद्यार्थी अगर बार बार अभ्यास करेगा तो उस विषय में एक्सपर्ट होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह खुश रहेगा, उसकी रुचि बढ़ जाएगी और चीज़ें सरलता से समझ में आएगी। क्योंकि पहली बार में सरल चीज़ें भी कठिन लगती, पर दोहराते रहने से कठिन चीज़ें भी सरल लगेगी। तो कौशल का विकास किया जा सकता है। अब जैसे गणित में जितना अभ्यास करेगा विद्यार्थी उतना ही एक्सपर्ट होता जाएगा, नींव मजबूत हो जाती है। और बच्चों को जैसे अब कोई भी डायग्राम है, लेखा चित्र और ज्यामिति, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा अभ्यास, उतनी ही सफाई से और उतना ही सुंदर चित्र बनाने का उसका सफलता मिलेगी इसमें। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? तो पोर्टफोलियो में इसमें एक फाइल होती है, विद्यार्थी की जो भी गतिविधियाँ है उनको सारों को उसमें नोट करके उसको फाइल अप किया जाता है, उसकी सारे प्रयास, सारी क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। तो पोर्टफोलियो विद्यार्थी के किए गए कार्यों को इकट्ठा करने का माध्यम है, एकत्रीकरण है। पोर्टफोलियो में टिप्पणियाँ लिखी रहती है कि सबसे अच्छा या इस तरह का इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, यह कार्य का एक उदाहरण होता है। तो विद्यार्थी के कार्यों के उद्देश्यपूर्ण संग्रहण को ही विद्यार्थी पोर्टफोलियो कहते हैं। अब इसमें समय बहुत लगता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो का महत्व बताओ। एक तो सरलता है इसमें कि इसको बच्चे को जो मार्गदर्शन देना है, तो जब उसका किया हुआ कार्य सामने है तो उसको देख करके उसको आसानी से सरलता से उसको मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। विद्यार्थी पोर्टफोलियो सिस्टम में अपनी क्षमताओं का, अपने अंदर जो भी आंतरिक गुण है, अपने अंदर जो विशेष काबिलियत है, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है, कोई कहानी अच्छी लिखता है, कोई चार्ट का संकलन अच्छा करता है, तो उनको अवसर मिल जाता है। और इसके आधार पर विद्यार्थी के कार्य के आधार पर शिक्षकों को भी उनके मूल्यांकन का अच्छा अवसर मिल जाता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं और विद्यार्थी के ये पोर्टफोलियो पद्धति में उसके कार्य और उसकी प्रगति को उसके अभिभावकों को परिचित कराया जा सकता है कि आपका बच्चा इस फील्ड में एक्सपर्ट है। क्योंकि कई बार माता पिता को पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा कोई अच्छा चित्र बना लेता है या कुछ अच्छा इस तरह से कार्य कर लेता है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न से आप क्या समझते हैं? तो इसमें एक ही प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, उनमें से किसी एक सही उत्तर को चुनना होता है और सामान्य तौर पर इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। यह वैज्ञानिक और आधुनिक विधि है, पूर्वाग्रह के प्रभाव से मुक्त है कि भाई आपने देखा होगा लिखित परीक्षा में जब निबंधात्मक वगैरह होते हैं, एक ही विद्यार्थी को एक ही प्रश्न के उत्तर पर अलग अलग जांच करने वाले अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से अलग अलग नंबर देते हैं। ऐसी खामी इस बहुविकल्पीय प्रश्न वाले सिस्टम में नहीं होती है, इसलिए यह वैध और विश्वसनीय मानी जाती है। इससे जो आकलन के उद्देश्य की पूर्ति होती है, प्रश्न की संख्या अधिक होती है लेकिन उत्तर संक्षिप्त होते हैं और हर प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही उत्तर होता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा
का जो निर्माण करना कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी चुनने पड़ेंगे, समय अधिक लगता है, लेकिन क्रियान्वयन सरल है, गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है, विद्यार्थियों का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन हो जाता है और इसमें अंकन करना सरल है। ये सारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण भी हैं। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष क्या है? समय और श्रम अधिक लगता है पेपर बनाने में। अब बच्चे केवल सही ऑप्शन चुनेंगे 4 में से, तो उससे उनकी अंदाज लगाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अनुमान लगाने की, और मौलिक चिंतन करना, कल्पना शक्ति करना, अपनी अच्छी भाषा लिखने की जो अपनी अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है उसकी जांच नहीं हो पाती है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच होती है। भाषा संबंधी कमजोरी का पता नहीं लगता है। नकल को प्रोत्साहन मिल सकता है। नेक्स्ट, अवलोकन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो अवलोकन से अनेक तथ्य की प्राप्ति हो जाती है, बहुत सारी बातें पता लग जाती है और उनको बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ हम देख सकते हैं। कोई अशिक्षित व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के बारे में भी हम अवलोकन से सारी जानकारियाँ पता कर सकते हैं और सभी तरह की समस्या के समाधान में भी इसकी उपयोगिता रहती है। और प्रत्यक्ष ज्ञान, चूँकि हम जिस व्यक्ति को जानते हैं, जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उसका हमको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उत्तम अवलोकन के प्रमुख तत्व बताएं। तो पहला तो पूरी प्लानिंग से होना चाहिए, यानी पूर्ण नियोजन, और दूसरा यह नियोजन व्यवस्थित होना चाहिए, और तीसरा जो हम अवलोकन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको हाथों हाथ व्यवस्थित रूप से लिखना भी चाहिए, और चौथा जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, B.Ed द्वितीय वर्ष, अधिगम हेतु निर्धारण। क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व बताइए। तो अभिलेखीकरण से जो मूल्यांकन प्रक्रिया का क्रमबद्ध एवं सुसंगठित वस्तु स्थिति पता चल जाती है एक के बाद एक, क्योंकि यह योजना निश्चित होती है। अब अभिलेख हो जाता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी सिखाने का कार्य प्रभावी हो जाता है, और अभिलेखीकरण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, अधिगम पर केंद्रीकरण क्या है? अधिगम परिस्थिति के निर्माण एवं छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कौन से उपाय अपनाना चाहिए? तो अधिगम केंद्रीकरण को अधिगम पूर्ण ध्यान भी कह सकते हैं। इसका आशय है कि विद्यार्थी की जो रुचि है उसको सीखने यानी अधिगम के प्रति विकसित करना, यानी उसके इंटरेस्ट को सीखने की तरफ मोड़ देना। अब इसके लिए एक और अच्छी चीज़ ये है कि छात्र के समक्ष जो भी सीखने के लिए रखा जा रहा है, जो भी उसे सिखाया जा रहा है, उसका महत्व और उपयोगिता छात्र को बता देनी चाहिए। अब इसके लिए बच्चों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ और उपाय क्या है? एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तो फिर बच्चा क्या होगा, सीखने के लिए हर चीज़ को ध्यान से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। फिर जो उसे सिखाया जा रहा है वह उसके लिए उपयोगी होगा, विद्यार्थी की उसमें रुचि उत्पन्न करनी होगी और उसे समय समय पर निरंतर प्रेरित करना होगा, और क्लास का वातावरण भी ऐसा हो कि बच्चे का पढ़ाई में सीखने में मन लगे, यानी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। और विद्यार्थी को पृष्ठ पोषण भी देते रहना होगा, यानी फीडबैक देते रहना होगा। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसकी सराहना, तारीफ करें, और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सकारात्मक रूप से समझाया जाए। तो पृष्ठ पोषण भी जरूरी है, और योग्यता के अनुसार अधिगम कराया जाए तो बच्चा निश्चित रूप से सीखेगा। इससे निर्णय की क्षमता का विकास करने के भी मौका दिया जाए। उचित संप्रेषण हो ताकि बच्चा और शिक्षक दोनों अपनी बात को एक दूसरे तक व्यवस्थित रूप से पहुंचा सके। चिंतन और तर्क के विकास को भी प्रोत्साहन देवें। चूँकि बच्चा सीख रहा है तो सीखने के दौरान उसे भी कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और बच्चे में व्यापक समझ का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना का वर्णन करो। पाठ्यक्रम के लिए योजना, तो पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रायोगिक ज्ञान का दोनों का समावेश होना चाहिए। बच्चों के लिए रोचक होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रमबद्ध हो, जैसे सरल चैप्टर, फिर उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा
कठिन चैप्टर फिर उससे जुड़ा और आगे, इस तरह से होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उदाहरण भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वह उदाहरण उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो ताकि वो खुद को उनसे जोड़ सके। शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार हो। आपने देखा होगा लगभग हर क्वेश्चन में एक मनोवैज्ञानिक शब्द तो आपको उसके उत्तर में जोड़ना ही है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार हो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि चीज़ों का समावेश भी होना चाहिए। और पाठ्यक्रम आधुनिक और समसामयिक होना चाहिए कि हम जी रहे हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर में और बच्चे को हम पढ़ाएं पेजर के बारे में या ऐसी चीज़ जो अब काम की नहीं रही तो फिर वो बच्चा रुचि नहीं लेगा। नेक्स्ट, इसी में अनुदेशन के लिए योजना। तो यहाँ पर अनुदेशन के लिए, अनुदेशन का सामान्य तौर पर अर्थ होता है बच्चे को परामर्श देना, मार्गदर्शन देना। तो इसमें शिक्षक को नवाचारों का यानी इनोवेशन का प्रयोग करना चाहिए और कौशल जो भी हुनर है उसका प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए। आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए और विद्यार्थियों को ही क्रियाशील रखना चाहिए। अब इसमें कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन को थोड़ा प्रभावी बना सकते हैं क्योंकि इसमें ग्राफिक्स, साउंड, विजुअल सब अच्छा होता है। तो आवश्यक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चौक लेकर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ही खड़े हैं। विद्यार्थियों की सहभागिता भी बनाए रखना चाहिए यानी विद्यार्थियों को भी उनकी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। अब आकलन के लिए जो योजना है उसके लिए भी ये है कि वर्णन करना है। तो आकलन के लिए योजना में विद्यार्थियों को अपने खुद के उसने खुद जो गतिविधियाँ कराई है सीखने से संबंधित उनका आकलन करना चाहिए और शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम गतिविधियों की खोज में रहना चाहिए कि बच्चों को नई से नई गतिविधि, एक्टिविटी, पहेलियों से बच्चों को सिखा सके। आकलन की योग्यता छात्रों में भी विकसित करना चाहिए। तो एक दूसरे का आकलन कर लेंगे, उन्हें पता रहेगा कि आकलन क्या होता है तो वह भी उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को सुधारेंगे। आकलन विश्वसनीय होना चाहिए ताकि बच्चों का भरोसा बना रहे, उन्हें पक्षपात महसूस नहीं हो और आकलन की प्रक्रिया सरल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, परियोजना का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख पदों का वर्णन करो। तो परियोजना क्या होता है? इसका एक तो विशेष उद्देश्य होता है, स्वाभाविक होती है, सार्थक होती है और एक रुचिपूर्ण कार्य है। इन सबको मिला करके परियोजना कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत भी और दूसरा सामूहिक भी। अब इस परियोजना यानी प्रोजेक्ट, इसके क्या क्या पद होते हैं यानी क्या क्या स्टेप, चरण होती। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी चीज़ की जो जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले प्रस्तावना होगी जिसमें परिचय होगा, सेकेंड इसमें शीर्षक होगा, फिर तीसरा इस परियोजना की यानी प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में कुछ लिखा होगा। अगले चौथे चरण में जिस बारे में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस विषय में, उस समस्या की व्याख्या होगी। पांचवा पॉइंट है जो आप परियोजना है उसके लिए आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, तो उसकी एक कल्पना होगी, कुछ तथ्यों को आपने आधार मान के शुरू करा है कार्य, उसके बारे में लिखा रहता है। अगला पॉइंट है उसकी रूपरेखा बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अगला इसमें बिंदु रहेगा कि जितने भी आंकड़े, जितने भी डाटा प्राप्त हुए उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका अगले चरण में परिणाम। और नेक्स्ट होता है कि नवीन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ पर इस परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु होता है कि इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने में आपने किन किन ग्रंथों की मदद ली, उन संदर्भ ग्रंथों की सूची दी जाती है। नेक्स्ट, परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार या कसौटियाँ बताइए। परीक्षण मतलब जांचना। अब परीक्षण के दो भाग होते हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण और प्रमापीकृत। अब कई गुण और योग्यता को नापने के लिए बहुत सारे प्रमापीकृत परीक्षण हैं। जो उत्तम परीक्षण है उसमें विद्यार्थी की सारी विशेषताओं के बारे में पता चल जाता है। अब इन विशेषताओं या कसौटियों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, तकनीकी और व्यवहारिक। अब कोई भी हम परीक्षण ले रहे हैं, कोई भी हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें तकनीकी कसौटी यानी तकनीकी तौर पर उस विधि में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। एक तो विश्वसनीय हो, है ना, दूसरा वस्तुनिष्ठ हो यानी एक बार में एक प्रश्न का एक ही उत्तर सही हो, वैधता हो यानी अगर अलग अलग तरीके से भी अगर उसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो वही उत्तर आवे, परिणाम में विभिन्नता नहीं आवे।
विभेदकारिता हो, यानी स्पष्ट अंतर हो कि भाई कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन सा मंदबुद्धि है। इसके में मापन सरल होना चाहिए ताकि मार्किंग देने में ईजी रहे। ये थी तकनीकी कसौटियाँ। अब व्यवहारिक कसौटियों की बात हो तो वह है पहला उद्देश्यपूर्ण, कि हर परीक्षण का उद्देश्य पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है। व्यापक हो, यानी पूरे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए प्रश्न उसमें शामिल हो। मितव्ययी हो, यानी फालतू खर्चा इसमें नहीं हो। उपयोगी हो। ग्राह्य हो, यानी ग्राह्य होने का मतलब है कि जिन बच्चों के लिए, जिन विद्यार्थियों के लिए परीक्षण किया जा रहा है उन पर यह सफलतापूर्वक लागू भी हो जाए। और प्रतिनिधित्व, यानी पूरे परीक्षण, पूरे सिलेबस भी शामिल हो जाए और लगभग सभी बच्चों की विशेषताओं के बारे में हमें पता लग जाए। नेक्स्ट, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। अवलोकन अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन से बना है और जिसका अर्थ ही ध्यानपूर्वक देखना या अवलोकन करना। अब अवलोकन के प्रकार है, पहला है अनियंत्रित। तो अनियंत्रित अवलोकन में जो जैसी घटना हो रही है उसको उसी रूप में देखना। नियंत्रित अवलोकन में जिस घटना पर अवलोकनकर्ता का नियंत्रण रहता है, जैसे कक्षा में टीचर की मौजूदगी में थोड़ा अनुशासन की स्थिति अच्छी रहती। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह का भागीदार बनता है, उसका सदस्य बनता है, उनकी सारी क्रियाओं में भाग लेता है और उन सारी अवलोकन भी करता जाता है, नोट करता जाता है। यह सहभागी अवलोकन है। असहभागी अवलोकन में वह केवल निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उस समूह की क्रियाओं में, उनके सामूहिक जीवन में भाग नहीं लेता है। अर्ध सहभागी अवलोकन, इसमें अनुसंधान करता, कुछ साधारण कार्यों में तो भागीदारी कर लेगा लेकिन अधिकांश कार्य में वो समूह का सदस्य नहीं रहेगा और असहभागी रूप में अवलोकन करेगा। यानी ये सहभागी और असहभागी दोनों का मिक्स रूप है अर्ध सहभागी अवलोकन। एक है सामूहिक अवलोकन, तो इसमें एक ही समस्या या एक ही बात का अवलोकन अनेक अनुसंधानकर्ता मिल करके करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि 10वीं या 12वीं में जो आपकी मार्कशीट आती है, आपकी कॉपियाँ चेक होती है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, अलग अलग विषय, गणित की कॉपी अलग व्यक्ति चेक करेगा, विज्ञान की अलग, इस तरह से। तो इससे विभिन्न पक्षों के विशेषज्ञ जुड़े हुए होते हैं और सबका मिल करके कार्य सुगमता से और विशेषज्ञता के साथ पूर्ण होता है। नेक्स्ट है उपलब्धि यानी ज्ञानार्जन परीक्षणों का महत्व, गुण एवं दोष बताइए। तो देख लीजिए, एक तो क्या होता है, इससे उपलब्धि का वास्तव में परीक्षण हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि कौन सी अध्ययन विधि सही है यानी उचित है। अगर कोई खामी है शिक्षण विधि में तो सुधार करने का मौका मिल जाता है। मूल्यांकन किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर बच्चों को शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि वो कौन सा विषय लेवे। कैरियर संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है कि भविष्य में आजीविका के लिए कौन सी लाइन को चुने। विभिन्न संस्थानों में या विभिन्न कोर्स में बच्चों को चयन करना, प्रवेश देना और उनकी पदोन्नति में यानी अगली कक्षा में उनका जो कक्षोन्नति है वह निर्णय करने में भी सहायक रहता है। विभिन्न संस्थाओं को मान्यता देने में सहायक है कि कौन सी शिक्षण संस्था कितना अच्छा कार्य कर रही है और इस रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। और अगर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार में भी यह परीक्षण सहायक साबित होते हैं। और यही इसके गुण, दोष, विशेषताएं, महत्व, सभी पॉइंट यही है। अब उपलब्धि परीक्षण के अगर दोष पूछे तो यह कोई सारी चीज़ें ठीक पर सारी योग्यताएं इसके द्वारा बाहर नहीं आ पाती है और जितने भी व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण हैं वो सारे गुण यह परीक्षण उस व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के बारे में कोई स्पष्ट बात बताने में समर्थ नहीं होते हैं। एक विद्यार्थी के अंदर जो आलोचनात्मक विचार या तर्क करने की क्षमता या किसी घटना का व्याख्या या विश्लेषण करने की क्षमता है उसकी जांच इन उपलब्धि परीक्षणों से नहीं हो पाती। अतः यह भाषा के अगर हिसाब से देखा जाए तो भी यह संकुचित और सीमित होते हैं। इनमें कोई मौलिकता या क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आकलन के कारण बताइए। तो आकलन के कारण में क्या क्या शामिल है कि कोई विषय है तो उसमें उसकी उपयोगिता, जीवन में महत्व, बच्चे में उसके अंदर सीखने का स्तर क्या है और बच्चों में उसके लिए रुचि कैसे पैदा की जाए, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, आकलन के लिए कार्य पर टिप्पणी लिखो। तो इसमें
बच्चों को, जैसे हम एक उदाहरण लें कि बच्चों को वास्तविक कार्य प्रदान किए जाने चाहिए। अब बच्चों को किसी गैस के, जैसे विज्ञान के बच्चे हैं, उनको किताब थ्योरेटिकली पढ़ा दिया किसी गैस बनाने के लिए विधि क्या है, तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको खुद प्रयोगशाला में वह गैस बनाने का अवसर दिया जाए। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल उसको कहा जाए कि गैस बनाने की विधि का जो है उसका चार्ट बना कर लाइए, तो इस तरह वो कार्य करेगा। उसके बाद उसका आकलन होगा तो वो काफ़ी हद तक सही होगा। प्रत्येक विषय के लिए कृत्रिम कार्य, उपयोगी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य और वास्तविक कार्य प्रदान करने चाहिए। इससे आकलन का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आकलन के उद्देश्य बताइए। तो एक तो विद्यार्थी की जो भी आवश्यकता है और जो उसकी प्रगति हुई है उसके विषय में शिक्षक को जानकारी हो जाती है। छात्रों को पूर्व ज्ञान कितना है उस विषय का, यह भी शिक्षक को पता लग जाता है। अब शिक्षकों को ये पता लग जाता है कि बच्चों की जो योग्यता में वृद्धि करने के लिए वह क्या करे, उस तरह से उचित आकलन हो जाता है। नेक्स्ट, निदानात्मक आकलन को परिभाषित कीजिए। निदानात्मक शब्द में निदान शब्द है, निदान चिकित्सा शास्त्र से आया है और निदान का अर्थ है रोग के कारणों को जानना या रोग संबंधी निर्णय करना। तो इसी प्रकार निदानात्मक आकलन में शिक्षक भी विद्यार्थी का किसी विषय में पिछड़े होना, किसी विषय में कमज़ोर होना, उसकी सीखने में कोई कठिनाई या कोई दोष है उनका पता लगाता है। यह है निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट, अगर ये पूछा जाए निदानात्मक आकलन के प्रमुख उद्देश्य बताइए तो उसका उत्तर भी यही होगा। नेक्स्ट, निदान प्रक्रिया के प्रमुख सोपान बताइए। तो पहला तो है कि निदान के लिए छात्रों का, विद्यार्थियों का चयन करना, फिर उन विद्यार्थियों को उस विषय में कहाँ कहाँ किन किन चैप्टर में कठिनाई आ रही है यानी कठिनाई स्थलों की खोज करना, फिर वो कठिनाई क्यों आ रही है उन कारणों का विश्लेषण करना और उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, यह उपचारात्मक शिक्षण करना और भविष्य में आगे इस तरह की त्रुटि नहीं आवे तो उनकी रोकथाम के उपाय करना। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो है कि त्रुटियों का पता लगाना और उसको दूर करना यानी उपचारात्मक शिक्षण हेतु योजना बनाना, छात्र की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों को अभ्यास कराना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें ताकि वो अच्छे एक्सपर्ट हो सके, बच्चों को सराहा जाए, प्रोत्साहन दिया जाए तो इससे उनमें सीखने के प्रति ललक बढ़ेगी। अभ्यास कार्य में विभिन्नता हो, एक ही जैसा काम बार बार कराने से बच्चे बोर हो जाएंगे तो विभिन्नता भी जरूरी। बच्चों में थोड़ी सी सुधार आने में टाइम लग सकता है तो शिक्षक धैर्य रखे, बच्चों को डांटे नहीं, हीन भावना नहीं आने देवे, उन्हें प्रेरित करते रहें। यदि एक उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की सीखने में सफलता नहीं मिले तो टीचर उसके लिए क्या करे कि अपनी उपचारात्मक विधि को बदल देवे, कोई और सरल विधि काम में लेवे और पढ़ाते समय आकर्षक रंग बिरंगी सहायक सामग्री या अच्छी शिक्षण मनोरंजनात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करें। नेक्स्ट, योगात्मक आकलन की सीमाएं बताइए। तो योगात्मक आकलन में सबसे पहला तो यह है कि इसमें विद्यार्थियों को कम महत्व मिलता है। इसमें आकलन की प्रक्रिया थोड़ी सीमित है, अंक और ग्रेड प्रदान की जाती है, हीन भावना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको कम नंबर मिले या जिसको नीची ग्रेड मिली, और विद्यार्थियों की जो क्रिएटिविटी है, सृजन शक्ति और चिंतन, उसकी उपेक्षा होती है। तो कुल मिला के योगात्मक आकलन शिक्षक केंद्रित है, इसमें बच्चों की सहभागिता नहीं रहती है। नेक्स्ट, अध्यापक निर्मित परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो चूंकि अध्यापक खुद ही परीक्षण बना रहा है तो उसे पता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, बच्चों का स्तर कैसा है, तो मूल्यांकन सफलतापूर्वक होता है, छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच हो जाती है, शिक्षण में क्या खामी रही वो पता चलने से शिक्षण प्रभावशाली बन जाए ऐसा अवसर मिल जाता है। और निदानात्मक अगर देखा जाए कि बच्चों में खामियों का पता लगाने के लिए इन परीक्षाओं का बड़ा महत्व है, कम समय में हो जाता है ये परीक्षा। चूंकि शिक्षक अपने ही विद्यार्थियों की ले रहा है तो निरंतर मूल्यांकन कर सकता है और इसके लिए शिक्षक को कोई खास विशेष प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षणों में अंतर बताओ। तो जो मानकीकृत या प्रमापीकृत परीक्षण है यह पूरे देश या राज्य में सभी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उस पर आधारित है। इनका क्षेत्र व्यापक यानी काफ़ी लंबा चौड़ा
होता है। इनमें छात्रों का वर्गीकरण, चयन और नियोजन में इस जो प्रमाणीकृत है परीक्षण, इसका उपयोग होता है। इसमें शैक्षणिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर विषय वस्तु बनाई जाती है। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और धन का भी अधिक व्यय होता है और इसका निर्माणकर्ता प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसके विपरीत जो अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं ये मानकीकृत नहीं होते हैं। ये किसी विशेष कोई एकाध हर स्कूल के लिए अलग अलग और हर क्लास के लिए अलग अलग होते हैं और सीमित पाठ्य वस्तु होते हैं। जितने चैप्टर टीचर ने पढ़ाए हैं उतने का वह टेस्ट ले लेते हैं। इसमें धन, समय और शक्ति का व्यय बहुत कम होता है और कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं चाहिए। जो अध्यापक है वही ये टेस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट, उपलब्धि से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी ने अलग अलग विषय में जो ज्ञान अर्जित किया है उसके जांच को ही उपलब्धि मतलब उन उपलब्धि उसे उपलब्धि कहते हैं और उसकी जो परीक्षण किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण में एक निश्चित समय या एक निश्चित अवधि में जो बच्चे को सिखाया गया है उसके ज्ञान और समझ का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, अभिवृत्ति के प्रकार बताइए। तो अभिव्यक्ति एक होती भावात्मक यानी सकारात्मक। इसमें वह व्यक्ति किन चीज़ों को, किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या प्रक्रिया को पसंद करता है, स्वीकार करता है और उसके अनुसार, जब आप पसंद करते हैं उससे तो अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट करने की यानी समायोजित करने की भी कोशिश करेंगे। तो यह सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है और यह लाभदायक होती है। दूसरी है निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति। यह हानिकारक होती है। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी राजनीतिक दल, उनसे घृणा करते हैं या निराश होते हैं या उसके प्रति अविश्वास रखते हैं, वो है नकारात्मक या निषेधात्मक अभिवृत्ति। सामाजिक अभिवृत्ति में प्रतियोगिता, सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि शामिल होती है। इसी प्रकार व्यक्ति की अभिवृत्ति विशेष व्यक्तियों के प्रति और विशेष समूहों के प्रति भी होती है। एक और इसमें प्रकार है सामान्य और विशिष्ट अभिवृत्ति। अपनी माता के प्रति बच्चा जो स्नेह और श्रद्धा रखता है वह विशिष्ट अभिवृत्ति है, किंतु अन्य दूसरी माताओं के प्रति, अपने दोस्तों की या जो भी हमारे समाज में माता का दर्जा प्राप्त है उनके प्रति सामान्य रूप से आदर भाव रखना, यह एक सामान्य अभिवृत्ति है। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, बीएड द्वितीय वर्ष, अधिगम हेतु निर्धारण। क्वेश्चन, अभिवृत्ति का महत्व एवं कार्य बताइए। यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी हम प्रेम, रुचि, पसंद, नापसंद, सहयोग, संघर्ष आदि के जो भाव रखते हैं उसके पीछे हमारी अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति से भविष्य के बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में या किस स्वभाव में आगे बढ़ेगा। व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। अगर अभिव्यक्ति का पता हो अभिवृत्ति का, तो संघर्षों को रोका जा सकता है। अभिवृत्ति व्यक्ति की जो अंदर कुंठा, निराशा, घृणा आदि है उनको दूसरी सकारात्मक मोड़ भी दिया जा सकता है अभिवृत्ति का पता चलने पर। अभिवृत्ति से व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि पता लग जाए किसकी क्या अभिवृत्ति है तो उसके अनुसार सामंजस्य किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभियोग्यता की विशेषताएं बताइए। तो अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड, यह भविष्य की क्षमता की व्यक्ति क्या बनेगा, किस फील्ड में अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, यह जानकारी मिल जाती है। इसलिए यह व्यक्ति के गुण और विशेषता की ओर संकेत करती है। अभियोग्यता का उस विद्यार्थी की रुचि, उसकी योग्यता और कौन सा कार्य करके उसे संतुष्टि मिलती है, इन सबसे घनिष्ठ संबंध होता है। अभियोग्यता का विकास जन्मजात भी होता है और अपने जीवन में वो जो प्रयास करता है अर्थात अर्जित गुण, दोनों का फर्क पड़ता है। अभियोग्यताओं में अंतर हो सकता है। एक ही व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति की अभियोग्यता अलग अलग हो। सामान्य तौर पर अभियोग्यता स्थिर रहती है, फिर भी अगर प्रयास किया जाए तो उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अभियोग्यता का अगर शिक्षा में महत्व पूछे तो अगर विशेष अभियोग्यता परीक्षा ली जाए तो उसकी सहायता से ये पता चल जाता है कि कौन से व्यक्ति किस आजीविका यानी किस व्यापार, किस नौकरी के लिए उपयुक्त है, तो उनका चयन करने में भी सुविधा होती है और आगे जाकर उन व्यक्तियों की परफॉर्मेंस भी अपने फील्ड में अच्छी रहती है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। तो
विद्यार्थी की रुचि निम्न में से किन कारकों पर के आधार पर बनेगी? परिवार की आर्थिक दशा, अभिभावकों का व्यवहार, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, विद्यालय का वातावरण के साथ, जैसे कोई सैनिक स्कूल है तो बच्चा उसमें यही उसका सेना वाले फील्ड में ही रुचि रहेगी। नेक्स्ट, विषय संबंधित आकलन के संदर्भ में उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व का वर्णन करो। तो विषय संबंधित जो आकलन है यह सरल और स्वाभाविक रूप से होता है, यह कुशलता से इसका निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए वातावरण भी प्रभावी वातावरण बनाया जा सकता है। आकलन के लिए बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है और जो हम चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जा सकता है, यानी अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता का पता चल जाता है और विषय संबंधित आकलन से आकलन की प्रक्रिया विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और वैध होती है। नेक्स्ट, व्यक्ति संबंधित आकलन। इसमें किसी का व्यक्तित्व जाना जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जैसे विद्यार्थी का शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिकता संबंधी पक्षों में से किसी को आकलन का आधार बनाया जाता है, या हो सकता है उसके समग्र व्यक्तित्व का ही आकलन किया जाए। इससे छात्र की जो संभावित उन्नति क्षेत्र है कि जिस फील्ड में आगे बढ़ सकता है उसका पहले से ही उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विद्यार्थी की किस व्यवसाय में रुचि है, किस व्यवसाय के लिए वह योग्य है, यह भी पता चल जाता है। उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर वो आगे बढ़े, इस तरह के सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आकलन में जो सहभागिता है, जैसे कि अभिभावक के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षक हैं, इवन स्वयं छात्र है, विद्यालय की प्रबंधन समिति है, ये सब मिलकर के इसमें आकलन में सहभागिता, व्यक्ति संबंधी आकलन में इन सबकी सहभागिता का लाभ लिया जा सकता है। अब आकलन के लिए प्रमुख तत्व, तो दो तत्व होते हैं प्रमुख तत्व, इसे प्राण तत्व भी कहते हैं, और दूसरा होता है गौण तत्व। जैसे अगर व्यक्ति सेना में नौकरी करना चाह रहा है विद्यार्थी, तो प्रमुख तत्व होगा उसकी शारीरिक बलिष्ठता, यानी शारीरिक रूप से कितना मजबूत हट्टा कट्टा है, उसमें साहस कितना है, वह कितना निडर है। बाकी गुण गौण गुण कहलाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण व्यूह रचनाएं क्या है? तो जो शिक्षण विधि होती है, छात्र की जो क्रियाएं होती है, ब्लैक बोर्ड और चौक का प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार की जो कंप्यूटर, इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर वगैरह उनका उपयोग किया जाता है, प्रश्नोत्तरियाँ होती है, वर्कबुक यानी कार्य प्रपत्र होते हैं, इन सभी के आधार पर जो इन सभी को बेस बना के जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। यानी कुल मिला के इस तरह की रणनीति अपनाना जिससे शिक्षण सफल हो जाए, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, सीख सके, अधिगम कर सके। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसकी विशेषता है। एक तो अंकन में सुविधाएं होती है, क्योंकि सही उत्तर वो निश्चित है कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर नहीं होंगे, उसका एक ही उत्तर कोई सही होगा सभी विकल्पों में से, इसलिए विश्वसनीय भी होता है, वैध भी होता है कि जिसका मापन किया जाना है उसी का मापन किया जाए, उसे हम वैध कहते हैं। मतलब छठी कक्षा के बच्चों की परीक्षा लेनी है तो परीक्षा छठी के स्तर की ही होनी चाहिए, 7वीं या 5वीं कक्षा के स्तर की नहीं होनी चाहिए। और उस परीक्षा में चूंकि प्रश्न ज़्यादा होते हैं तो पूरे पाठ्यक्रम उसमें शामिल हो जाता है। और मंद बुद्धि जो बच्चे हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी पता चल जाता है, और व्यवहारिकता का गुण भी इसमें निहित होता है। अब इसके जो लाभ देखा जाए तो अगला जो हमारा पॉइंट है, ये लाभ तो यही हो जाएंगे, व्यवहारिकता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो वही प्रशिक्षण व्यवहारिक माना जाता है जिसका प्रशासन यानी जिनको लागू करना सुविधाजनक हो, और कंप्यूटर तथा मशीनों द्वारा इसमें अंक भी दिए जाते हैं। इसीलिए आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत कम समय में रिजल्ट आ जाते हैं। परीक्षण रोचक भी होना चाहिए कि बच्चा प्रश्न हल करते समय उसे बोरियत या दबाव तनाव महसूस नहीं हो, खेल जैसा महसूस हो, और जो परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी व्याख्या करना भी आसान होती है। यानी पता चल जाता है कौन सा बच्चा होशियार है, कमज़ोर है, किस फील्ड में है, और उपयोगी परीक्षण होना चाहिए। और ये जो मितव्ययी भी होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण व्यवहारिक है इसलिए मितव्ययी भी है। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन बताएं और इसकी विशेषता बताइए। तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक विद्यार्थी ने कितना सीखा इस बारे में जानकारी विभिन्न
साक्ष्यों को इकट्ठा करके करता है। इसमें बच्चों की भी और शिक्षक की भी समान रूप से सहभागिता होती। अब प्रमाण एकत्रीकरण में विद्यार्थी की जो कॉपी होती है उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, पोर्टफोलियो, ग्राफ, चार्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। प्रश्न आधारित प्रक्रिया है। इसमें पर्यवेक्षण जो किया जाता है व्यापक रूप से, यानी अधिकांश चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की जाती है। वाद विवाद होता है, आपसी एक दूसरे के विचारों का एक दूसरे को संप्रेषण होता है। यदि छात्र कोई चीज़ अधिगम कर ली यानी सीख ली, उसके बाद उस कार्य को अच्छे तरीके से कर लेता है तो वो अधिगम सफल माना जाता है। एक निश्चित मानक को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो 60% नंबर से ज़्यादा ही लाने हैं। अब ये जो रचनात्मक आकलन है चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, यानी बच्चे और शिक्षक दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पृष्ठ पोषण पर आधारित प्रक्रिया, चूँकि सहभागिता रहती है, आपसी विचार विमर्श रहता है, तो हाथों हाथ फीडबैक भी मिल जाता है। फीडबैक मिलने से बच्चों और ज़्यादा सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि शिक्षक उसके कार्य की या तो प्रशंसा करेगा या उसे उसकी खामियों से अवगत कराएगा। स्व आकलन की प्रक्रिया, यानी शिक्षक बच्चे के साथ साथ अपना भी आकलन करेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे के काम का है कि नहीं। वहीं विद्यार्थी भी अपना आकलन खुद कर सकता है। नेक्स्ट, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताओ। तो आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कई तरह के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर उस व्यक्ति के मन में एक विशेष एक उसका स्वभाव हो जाता है, एक विशिष्ट दशा हो जाती है, मनोदशा, जिसे अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति से पता लग जाता है व्यक्ति विशेष का व्यवहार कैसा होगा। जैसे हम जानते हैं कौन सा व्यक्ति सकारात्मक है, कौन सा सहयोगी स्वभाव का है, कौन लड़ाकू है, ये उसकी अभिवृत्ति पर निर्भर होता है। अब अभिवृत्ति की विशेषता है, अगर शिक्षक को पता लग जाए बच्चों की अभिवृत्ति क्या है तो वह उसको सकारात्मक रूप से उसको दिशा प्रदान कर सकता है। जैसे अगर कोई लड़ाकू बच्चा है तो उसको क्रिकेट है, मुक्केबाजी है, स्विमिंग है, किसी ऐसे तीव्र ऊर्जा वाले खेल में लगा सकता है, तो वो वहाँ रिलैक्स हो जाएगा, तो उसका भी नुकसान नहीं होगा और संबंधित संस्था या देश को भी उसकी खेल की उन्नति से लाभ होगा। और अभिवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। अधिकतर सामाजिक माहौल के अनुसार सीखी जाती है और अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती। अभी अपन पढ़ चुके हैं, जैसा माहौल होता है उसमें रह करके उसका एक स्वभाव बन जाता है। सामान्य तौर पर अभिवृत्ति स्थायी होती है और अभिवृत्तियों में प्रेरणा का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की जो भूमिका होती है उसके प्रमुख तत्वों को बताएं। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सक्रिय कर सकता है, उनको समूह में एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे बच्चे एक दूसरे के इमोशंस यानी संवेग, फीलिंग्स को समझ सकेंगे और अपने संवेगों को भी उचित रूप से बता सकेंगे। बच्चों को आशावादी बनाना चाहिए। अभिव्यक्ति की क्षमता की, बच्चों को वाद विवाद, नाटक, कहानी, नृत्य, कविता पाठ आदि खेल आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो बच्चे के अंदर जो आंतरिक जो गुण प्रतिभा छुपी वो बाहर आ जावे। बच्चों में चिंतन का विकास करें कि देश की समस्या पर 10 वाक्य लिखवाना या स्कूल की कोई समस्या हल करने के लिए 10 वाक्य लिखाना, तो बच्चा कुछ न कुछ उस पर चिंतन जरूर करेगा। बहिर्मुखी गतिविधियों का विकास, ये जो साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद कार्यक्रम है, इससे बालक अपने आप में नहीं खोया रहता है और समाज से जुड़ता है, यानी बहिर्मुखी बनता है। आत्मविश्वास का विकास हो, आर्थिक मूल्य का विकास हो, उसे पता लगे कि धन की महत्ता क्या है, गलत तरीके से धन नहीं कमाना, जो पैसा है उसका दुरुपयोग या गलत जगह या अपव्यय खर्च नहीं करना, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि मूल्यों का विकास करना, महत्वाकांक्षा का विकास करना, भावनात्मक नियंत्रण का विकास करना, क्योंकि बच्चों हैं गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर के वो लड़ी झगड़े कर बैठते हैं, खून खराबा, या कभी निराश होकर, परीक्षा परिणाम से निराश होकर आत्महत्या कर देवे, ऐसी स्थितियां उनमें नहीं होनी चाहिए। वो इमोशनली स्ट्रोंग बने और व्यवस्था प्रिय के अनुशासन में रहे, नियमों का पालन करें। नेक्स्ट, सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता बताओ। सृजनात्मक में हम जो भी हमारे मन में विचार आते हैं उनमें जो सार्थक विचार आता है उसका हम व्यवहार में या अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करें। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के आधार पर नए विचार और नई वस्तुओं को हम उनको सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब सृजनात्मकता की क्या विशेषता है?
सभी व्यक्तियों में होती है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा, होती सब में है। यह जटिल प्रक्रिया है। बुद्धिमान और सृजनशील दोनों अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति है तो सृजनशील भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सृजनात्मकता दिमाग में धीरे धीरे क्रमिक रूप से ये इसका उदय होता है, लेकिन ये विचार प्रकट बिजली की भांति एकदम से होता है और हमारे आसपास के माहौल का यानी सामाजिक पर्यावरण का सृजनात्मकता क्रिएटिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। यह एक तरह की योग्यता है। सृजनात्मकता हमेशा लाभप्रद होती है। हर कोई इसे प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए इसे अभूतपूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन में अंतर बताएं। तो जैसे व्यक्ति है तो उसका लंबाई 5 फीट 3 इंच है, यह मात्रात्मक आकलन है। जबकि तो इसमें क्या होता है, मात्रात्मक आकलन में कितना, इस प्रश्न का उत्तर आता है कितना, और गुणात्मक आकलन में आता है किस प्रकार का। किस प्रकार का मतलब उसके गुणों का, उसकी विशेषताओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मात्रात्मक आकलन में व्यक्ति या वस्तु को शब्द, अंक, संकेत प्रदान की जाती है, जिससे उसकी मात्रा पता लग जाती है कि भाई 5 फुट 3 इंच मतलब इसकी लंबाई, मात्रा पता लग जाती। तो ये मात्रात्मक आकलन या परिमाणात्मक आकलन भौतिक विज्ञान के नाप है। इसमें इकाइयों की सुनिश्चितता होती है, यह वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये माप स्थायी और स्थिर होते हैं। वहीं अगर गुणात्मकता की देखी जाए तो यह सामाजिक विज्ञान के माप है, यह विषयगत होते हैं, अस्थिर होते हैं और किसी न किसी के सापेक्ष होते हैं, क्योंकि गुण और विशेषता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के लिए जो विशेषता है गुण है तो दूसरे के लिए वो दुर्गुण भी हो सकता है। नेक्स्ट, रुचि का क्या अभिप्राय है, विशेषता और प्रकार बताइए। तो रुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द से बना है और यह उन्होंने लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से लिया है, जिसका अर्थ है कि कोई महत्वपूर्ण या लगाव। तो रुचि जन्मजात होती है, यह हमारी मानसिक स्थिति को बताती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क कैसा है, हमें क्या पसंद है। रुचि अगर जिस चीज़ में होती है वह कार्य करने में व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, तो सीखेगा भी अच्छे से, थकान भी नहीं होगी। लेकिन रुचि मनुष्य में आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती। बचपन में कुछ और रुचि थी, बड़े होने पर कुछ और रुचियाँ सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होती है। और रुचि के निर्धारण में प्रेरणा, अभिप्रेरणा, योग्यता, पुरस्कार, संतुष्टि, इनके भी एक बड़ा रोल होता है। लड़कों की रुचियाँ और लड़कों की रुचियाँ सामान्य तौर पर भिन्न भिन्न होती है। जन्मजात रुचि भी हो सकती है और कई बार हमारे माहौल के अनुसार भी हमारी रुचि निर्मित होती है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आपका क्या अभिप्राय है। वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी यहाँ पर हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हमारा तात्पर्य है औसत, यानी जो मध्यमान हो। अब इसका महत्व क्या है, संपूर्ण जो हमारे सामने आंकड़े हैं उनके गुणों को एक शॉर्ट में, संक्षेप में हमको पता चल जाता है, हम तुलना कर सकते हैं। अब जैसे एक स्कूल के बच्चे वो कितना परसेंट लाया, दूसरा स्कूल का बच्चा कितना परसेंट लाया, तुलना हो जाएगी। और यह तुलना केवल कुछ अंक या शब्द द्वारा ही स्पष्ट हो जाती, अनावश्यक समय, धन बर्बाद नहीं होता। व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डालते हैं, यह इस केंद्रीय प्रवृत्ति की एक सीमा या दोष है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग साधन से आप परिणाम ज्ञात करो तो अलग अलग परिणाम भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, मध्यमान पर संक्षिप्त टिप्पणी, गुण, विशेषता और सीमा लिखिए। तो जो सबसे केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक शुद्ध माप होता है वह होता है मध्यमान। अब इसके लाभ क्या है, सरलता और शीघ्रता से गणना हो जाती है, शुद्धता की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है। एक सामान्य व्यक्ति जो गणित बैकग्राउंड नहीं है वह भी इसे समझ लेगा, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है और इनका ये स्थायी और मतलब स्थायी होने से ये विश्वसनीय भी होते हैं। लेकिन दोष क्या है कि जो बहुत सारे आंकड़े हमारे पास है, तो जो प्रारंभिक आंकड़ा है और जो अंतिम आंकड़ा है, जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उसका परिणाम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, बहुलंक, कई जगह बहुलांक है और कई जगह बहुलक है, इसकी विशेषता, अर्थ और परिभाषा बताइए या गुण बताइए। तो इन सब का एक ही उत्तर है कि वह मान जो सबसे अधिक बार आया है वह बहुलक या बहुलांक कहलाता है। इसकी सीमा पूछे तो ये इससे अधिकतम आवृत्ति, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा, बस इतना ही पता चलता है, इससे ज़्यादा कोई जानकारी हमें
नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, सहसंबंध का शिक्षा में महत्व बताइए। तो सहसंबंध मतलब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से या एक गुण दूसरे गुण से संबंधित होता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। तो इससे बच्चों को मार्गदर्शन, परामर्श या सलाह देने में आसानी रहती है। बच्चों की खामियों का पता यानी निरीक्षणात्मक परीक्षण किया जा सकता है और उन खामियों को दूर करना यानी उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। और इस सारे आधार पर विद्यार्थी की किस फील्ड में, किस विषय में सफल रहेगा यह भविष्यवाणी की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है। सहसंबंध वैध और विश्वसनीय होता है। इसके आधार पर हम अपनी शिक्षण विधि अगर अनुचित या अपूर्ण पाई जाए तो उसको बदल सकते हैं। पाठ्यक्रम में भी विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। तुलना करना संभव रहता है और कई तरह की जो रिसर्च है, अनुसंधान और शोध कार्य, उसमें भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। तो सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यह लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन शब्द स्टेटिस्टा या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से बना है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका संख्यात्मक जो परिभाषा है, सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसे डाटा यानी दत्त आंकड़े हैं जिन्हें संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, आकलन में पृष्ठपोषण क्या है। आकलन यानी असेसमेंट और पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। अब इसका उत्तर है कि एक तो रुचिपूर्ण अधिगम होना चाहिए यानी सीखने की प्रक्रिया रोचक हो, सिखाना रोचक हो। जब उचित फीडबैक, पृष्ठपोषण प्राप्त होता है यानी बच्चे को तारीफ, सराहना मिलती है तो वह अपने उस कार्य में यानी इस कौशल में थोड़ा स्थायी रूप से सीखने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर पृष्ठपोषण मिलने से, फीडबैक मिलने से अगर बच्चा पॉजिटिवली उस चीज़ को लेता है तो उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है, गति में सुधार होता है और वह अन्य अधिगम गतिविधियों को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। अब उसे पृष्ठपोषण मिला, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया तो दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और सरल तरीके ढूंढेगा। तो फिर इस तरह से आकलन अच्छे से हो जाता है। प्रशंसा उसके लिए टॉनिक का कार्य करेगी और वो सामाजिक कौशल यानी समाज में और लोगों के साथ मिलजुल के रहने की बातें भी सीखेगा। अब नैतिक क्रियाओं का भी पृष्ठपोषण मिलना चाहिए कि एक विद्यार्थी ने अपनी पेंसिल या रबर दूसरे विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ने पर दे दी और शिक्षक ने कक्षा में उसके लिए तालियां बजवाई, उसकी तारीफ़ की तो पूरी कक्षा के सभी विद्यार्थी इस तरह से एक दूसरे की मदद करना सीखेगा। यह इस फीडबैक से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। फिर नकारात्मक पृष्ठपोषण कि भाई कोई बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है, उसको कक्षा से निकाल दिया तो वह बच्चा और बाकी सारे बच्चे भी अनैतिक और गलत कार्य और अनुशासनहीनता से दूर रहने की कोशिश करेंगे। और ये वहीं किसी चीज़ की अगर तारीफ़ की गई, पुरस्कार दिया गया पृष्ठपोषण यानी फीडबैक के रूप में, तो अधिकतर विद्यार्थी उसका अनुसरण करने की यानी उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई एक चीज़ विद्यार्थी सीख गया एक विधि से तो शिक्षक को भी फीडबैक मिलेगा कि वह विधि वह बाकी छात्रों के लिए भी उपयोग करे। और अधिगम के लिए भी प्रेरणा है कि बच्चा अगर कम नंबर लाए और शिक्षक उसे कहे कि वो तो और अधिक नंबर ला सकता है और इस तरह से उसको प्रोत्साहित करे, फीडबैक दे, तो अगली बार हो सकता है कि वो ज़्यादा मेहनत करे और अच्छे नंबर ले आए। और इस तरह से बच्चों की सहभागिता सरल और स्वाभाविक रूप में प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।